ओके, इस क्वेश्चन में हमने VAT फाइंड करना है। और जैसे कि आप देखते हैं कि कैपेसिटेंस फैराड में और इंडक्टेंस मिली हेनरी में गिवन है, और सोर्सेज दोनों साइनोसॉइडल सोर्सेज हैं, और हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं फेजर्स में। तो फेजर में हम सिर्फ लेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल 20 डिग्री और 100 एंगल 0। अब हमें नज़र आ रहा है कि ओमेगा कितना है, ओमेगा है 50। अगर ओमेगा 50 है तो 1/j ओमेगा c क्या होगा, इसको आप कह लें V1 C2 Z3 Z4। तो Z1 किसके इक्वल होगा, 1/j ओमेगा इज 50 and C is 0.01 फैराड। तो Z1 किसके इक्वल होगा, और Z2 is J ओमेगा is 50 and L is 0.05। पहला माइनस क्यू आई होता है, माइनस क्यू आई होता है माइनस J2 यप इसकी रिएक्टेंस होगी। इसी तरह Z3 होगा 1/j ओमेगा 2.005। ये कितना, 2.5 जे 2.5 ohms। और Z3 माइनस 4 जे माइनस J4 और Z4 हो जाएगा अगेन J ओमेगा L, L इज 0.1। तो 5 जे। अब हमारे पास सारी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्म में आ गई, एमिटेंस की फॉर्म में आ गई। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं VAT। तो क्योंकि नज़र आ रहा है सीरीज सर्किट है, इसमें एक करंट लेट्स से I1 फ्लो हो रहा है, तो इसको इक्वेशन लिखते हैं I1 की इक्वेशन क्या बनेगी, -60 एंगल 20 प्लस, अब इनकी वैल्यू अगर मैंने V1 इज -J2, Z2 is J2.5, Z3 is -J4 and Z4 is J5। तो ये सारी इम्पीडेंसेस ऐड होंगी और मल्टीप्लाई हो जाएंगी I से। तो -J2 प्लस J2.5 माइनस J4 प्लस 2, ये मिक्स हो गया 2 ये लिखिए, प्लस 5 प्लस J5 इंटू I प्लस 100 एंगल 0 इज इक्वल टू 0। तो I will be I will 60 एंगल 20 डिग्री माइनस 100 डिवाइडेड बाय J7 plus 1.5 7 plus 1.5 J I की वैल्यू टाइम्स I। इसको मैं कर लूँ फिर क्या आ रहा है I की वैल्यू इस तरह आ रही है कि 7.15
मैं करूँ आगे एक मिनट स्टार्ट कर दिया आ जाएगा 7 minus J6 plus J7.5 7 minus J6 plus 7.5 और आई आता है 6.73 विद एन एंगल ऑफ 142 6.73 with an angle of 142 degree. If I is 6.73 142 degree, हमने फाइंड करना है VAT। तो अगर हम KVL इस लूप में अप्लाई करें तो क्या बच जाएगा -60 एंगल 20 प्लस 2 into I which is 6.73 into angle of 142 degree plus VAT plus BA plus J5 into 6.7573 into angle 142 equal to 0 और equal to 60 एंगल 40। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा VA होगा 60 एंगल 20 माइनस 2 into 6.73 angle 142 minus J5 into 6.73 142। तो ये हमारे पास क्या आता है cos 95 point ये आती है वैल्यू VA की। हमने VAT फाइंड करना है तो हम इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं मैग्नीट्यूड cos ऑफ 50t प्लस 23.8 volts। तो ये आ गया हमारे पास VAT फेजर का मैग्नीट्यूड और एंगल। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया cos सिंपल सीरीज सर्किट बन रहा था, हमने I1 फाइंड कर लिया और अच्छा I1 और सिंपली फिर I1 हमारे पास आ गया तो हमें ये वोल्टेज ड्रॉप भी पता चल गया, ये वोल्टेज ड्रॉप भी पता चल गया। तो 3 वोल्टेज ड्रॉप नोन थे जो था हमने फाइंड कर लिया यूजिंग KVL। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी यूजिंग KVL, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, हमने जो शुरू में रेजोनेंस वाला टॉपिक किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कहता है कि इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क, इम्पीडेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज फाउंड प्योरली रियल
एट फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। कहता है इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज पे प्योरली रियल है, तो बताएं कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इम्पीडेंस प्योरली रियल है, इसका मतलब है कि इम्पीडेंस किसके इक्वल होती है, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर सर्किट में कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस सिर्फ रियल आ गई है, इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंसेस थी उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मींस ये वो वाली ख़ास वैल्यू है जिस पे IS टोटल करंट जो है वो इन फेज हो जाता है वोल्टेज सोर्स के। तो ऐसे केस में इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है। ऐसे केस में इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है, तभी पॉसिबल है कि इम्पीडेंस रियल आ जाए। ठीक है, और ये किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, 400, मतलब 400 हर्ट्ज ये वो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इक्वल हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और सर्किट प्योरली रेजिस्टिव या रियल रह जाता है। तो अगर हम ZL इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर निकालें तो क्या होगी, J इंटू मेगा, मेगा इज 2 पाई, मेगा इज 2 पाई इंटू 400 एंड F 2 पाई F इंटू L, L इज 10 मिली हेनरी। तो ये कितना बन जाएगा, और C जो होगा वो 1/3 जो मेगा C कितना 25.13 J 25.13। ठीक है, तो ये आ गया ZL इज J 25.13 ओम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें नज़र आ रहा है ये J माइनस J ओवर मेगा C, इसकी इम्पीडेंस ये पैरेलल में है 6 प्लस J 25.13 के, या तो G किसके में हो जाएगा, G विल बी 6 प्लस J 25.13 इंटू माइनस J ओवर ओमेगा C डिवाइडेड बाय 6 प्लस J 25.13 माइनस J ओवर ओमेगा C। पैरेलल में है तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऐड कर दिया, तो ये क्या बनता है, माइनस J6 ओवर ओमेगा C
इम्पीडेंस में जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाती है और सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होने वाली लॉजिक हम अगर यूज़ करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ब्रांच इसके पैरेलल में है। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ अगर XC लिख लें, क्योंकि इम्पीडेंस R माइनस JXC और R प्लस JXL होती है। ठीक है, R वाला पार्ट तो हम ले नहीं रहे, ये इमेजिनरी पार्ट है इम्पीडेंस का जिसको हम ले रहे हैं। तो माइनस इसको हम क्या कहेंगे, माइनस JXC, XC इज 1/ωc, सो ये माइनस JXC, और इसको फिलहाल हम वैल्यू नहीं पुट करें, jωL ही लेते हैं। ठीक है, तो माइनस JXC पैरेलल में है 6 प्लस jωL के, और इसको पैरेलली सॉल्व करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे ऐड कर लिया और J कॉमन ले लिया। J कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो पार्ट आया वो J पार्ट बन गया। इसमें से हमने देखा कि ये रियल वैल्यू है, डिनोमिनेटर में भी रियल वैल्यू है। हमें किससे कंसर्न है, इमेजिनरी वैल्यू से। इमेजिनरी वैल्यू कौन, जिसमें J इन्वॉल्व है। इसको और इसको J को कॉमन लेके कंबाइन कर लिया, तो ये पार्ट बन रहा है हमारी इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट जिसमें J इन्वॉल्व है। तो इमेजिनरी पार्ट हमें पता है ज़ीरो होता है जब सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज है, तो इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है, सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता है, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होती है। तो हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिया और उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से हमारे पास XC की वैल्यू आती है, सिंप्लीफाई करने से ये, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 26.5651 ओम, XC की वैल्यू। और हमें पता है कि XC 1/ωc के इक्वल होता है। यहाँ से अब हम C फाइंड कर सकते हैं, C = 1/XC ओमेगा। तो जो वैल्यू पुट की वो 14.97 है माइक्रोफैरड की। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे जो कि ज़्यादा सिंपल है। वो क्या है कि इसकी बजाय अगर आप ये यूज़ कर लेते, हमें पता है जब वोल्टेज करंट के इन फेज हो तो ओमेगा 1/LC के इक्वल होता है। तो यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास आ जानी थी 1/ω²L। तो अगर इसमें आप वैल्यूज पुट कर देते, जो कि 3-4 स्टेप्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ आपके पास C की वैल्यू आ जानी थी। ठीक है, तो दोनों तरह से ये सॉल्व हो सकता है, चाहे आप सर्किट को सॉल्व करें, आप देखें इससे कितना टाइम ले लिया, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर वोल्टेज सोर्स करंट के इन फेज हो तो इसका मतलब है कि सर्किट प्योर रेजिस्टिव होता है, मींस इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है, रिएक्टेंसेस ज़ीरो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैंसिल कर देती है और इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है, तो सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट रह जाता है। तो ऐसे केस में ओमेगा 1/√LC के इक्वल होता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करें, जस्ट वैल्यूज पुट करने से आपके पास आंसर आ जाता है कैपेसिटेंस कितनी हो।
आई होप कि आपको ये सेकंड वाला जो पार्ट है इससे कोशिश करें क्वेश्चन सॉल्व करने की। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें आपने आई नॉट फाइंड करना, आई एस गिवन नहीं है और V1 गिवन है। उसने कहा V1 जो है वो 4 वोल्ट है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम ये सर्किट में गिवन है। V1 4 वोल्ट है, तो आई नॉट हमने फाइंड करना है, जबकि आई एस भी अननोन है। तो सिंपल हमने नोडल एनालिसिस लगाया, V2 और V3 डिफाइन किए। V2 और 1 इस ब्रांच का करंट प्लस V2 माइनस V3 और माइनस J2 प्लस V2 माइनस V3 ओवर 2 इज इक्वल टू IS। और अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, V2 माइनस V3 इज एक्चुअली V1, V2 माइनस V3 इज V1 नज़र आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 ओम रेजिस्टर। तो उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो हम V2 माइनस V3 की जगह 4 पुट कर देते हैं डिवाइड बाय माइनस J2। V2 माइनस V3 इज 4 ओवर 2 IS और V2 रह गए। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो V2 माइनस IS इज इक्वल टू माइनस J2 माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन V3 की आई, V3 माइनस V2, V3 माइनस V2 और माइनस J2 प्लस V3 ओवर J1 प्लस V3 माइनस V2 ओवर 4। अब अगेन V2 माइनस V3 अगर 4 है तो V3 माइनस V2 माइनस 4 होगा, तो V3 माइनस V2 इज माइनस 4 एंड उसकी माइनस 4 की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाता है V3 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस J2। अब V2 माइनस V3 इज 4, तो हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 इज 4 प्लस V3, तो V3 की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास V2 आ गया 2 प्लस J2। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए IS इज इक्वल टू V2 प्लस J2 प्लस 2, वो वैल्यू पुट की, V2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास IS आ गया 4 प्लस J4। तो अब इसमें ट्रिक क्या है कि अगर आप V2 माइनस V3 की जगह ये 4 पुट नहीं करते इस इक्वेशन में, इसमें कर देते हैं, इसमें नहीं करते, तो आपके नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा बन रहे हो। ठीक है, तो ये पुट करते हुए आपने रियलाइज करना है कि दोनों पॉइंट पर अगर आप ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जाहिर सी बात है वो गिवन है, उसका कोई मतलब है, उसका कोई फ़ायदा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी वो वैल्यू पुट हो सकती है आप उसे पुट कर दें। आप सिर्फ इसमें पुट करेंगे तो एक वेरिएबल ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी ये 2 जगह पुट होना है। नॉर्मली आप V2 माइनस V3 में V1 पुट करेंगे, लेकिन V3 माइनस V2 में आप रियलाइज़ नहीं करते कि ये पुट हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसमें हमने IX फाइंड करना है, IX फाइंड करना है और I नॉट की वैल्यू गिवन है, I नॉट इज 4 एम्पीयर। तो हम देखते हैं ये इंफॉर्मेशन कितनी काम आती है हमारे लिए। हमने IX फाइंड करना, इफ I नॉट इज 4 एम्पीयर, इस नोड पे अगर आप KCL लगाएं और इस करंट को आप कह लें I1, इसी तरह I1 किसके इक्वल हो जाएगा, इस नोड पे अगर आप KCL लगाएं तो I1 प्लस I0 प्लस 2 एंगल 0 इज इक्वल टू 0, तो I1 विल बी माइनस 4 एंगल 0 माइनस 2 एंगल
तो ये कितना बना -6 एंगल 0, हमारे पास I1 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, IX। V1, V2, V3, that's it। अच्छा, नोडल एनालिसिस अगर हम करें तो अननोन नोड वोल्टेजेस कितनी हैं। एक इसकी वोल्टेज हमें पता है 12 वोल्ट, जरूरत नहीं है। इसकी वोल्टेज हमें नहीं पता, इसको V1 कह लें। ये ऊपर वोल्टेज हमें नहीं पता, इसको V2 कह लें। ये वोल्टेज हमें पता है नहीं, इसको V3 कह लें। ये वोल्टेज हमें पता है, क्यों? क्योंकि I0 4 है और रेजिस्टेंस 1 है, तो ये वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट्स। इस नोड की वोल्टेज 4 वोल्ट्स है, तो इसको भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 12 भी पता है, 4 भी पता है, 1 2 3 अननोन नोड्स बन रही हैं जिसके वोल्टेजेस हमें नहीं पता। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी हमें पता है, क्योंकि I1 हमारा कितना आया है -6, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा -6 वोल्ट। अच्छा, अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप -6 है, इसका 4 है, इसका वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड कर सकते हैं। KVL लगा लेंगे इस लूप में। लेट्स से इसको हम कह देते हैं V4। तो अगर इस लूप में मैं KVL लगाऊं, KVL क्या होगा -4 प्लस -6 plus V4 is equal to 0. So V4 will be 6 plus 4, 10 volts। V4 हमारे पास 10 वोल्ट्स आ गई। तो अब हमें V4 भी पता है 10 वोल्ट्स, यानी कि हमारा एक और अननोन कम हो गया। V3 भी अब हमें पता है 10 वोल्ट्स है। तो पीछे कितने वोल्टेजेस रह गए, V1 और V2। V1 और V2 की हम इक्वेशन लिख देते हैं। V1 is V1 minus 12 divided by 1 plus V1 over 1 plus V1 minus V2 over J1 is equal to 0। इस ब्रांच का, इस ब्रांच का और इस ब्रांच का करंट लिख दिया हमने। V2 की तरफ आए, V2 is V2 minus V1 over J1 plus V2 minus 12 over 1। इस ब्रांच का हो गया, इस ब्रांच में क्या होगा V2 plus V2, इसके वोल्टेज कितने हैं 10 minus 10 over 1 और इनकमिंग करंट क्या है 2 equal to 2 एम्पीयर। तो अब देखें हमारे पास दो इक्वेशन बनी जिसमें दो ही अननोन है, एक V1 और दूसरा V2। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आराम से V1 और V2 आ जाएंगे और Ix किसके इक्वल होगा, Ix is V2 minus V1 और J1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास Ix आ जाए। तो देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था
ठीक है, 6 मैश इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, आई नॉट इज इक्वल्स टू 4 एम्पीयर। अब इसकी वजह से हमें बहुत सी अननोन वोल्टेज नोड्स की वोल्टेज पता चल गई। कैसे इसकी पता चल गई, हमने 4 into 1 किया तो इसका ड्रॉप 4 हो गया, ठीक है। इस ब्रांच का करंट हमने निकाल लिया क्योंकि दोनों करंट बाकी अननोन थे, केसीएल से इसका करंट निकाला। इसका करंट निकलने से क्या फ़ायदा हुआ, इसका वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। तो इस मैश में सिर्फ एक ही वोल्टेज अननोन थी, वो ये रह गई, उसको भी फाइंड कर लिया। तो ओवरऑल नोडल एनालिसिस में हमारी जो नंबर ऑफ अननोन नोड्स थी जिनकी वोल्टेजेस हमें नोन नहीं है वो सिर्फ 2 रह गई। तो सिंपली हमने उनको सॉल्व किया और देखने में तो लग रहा था कि 3-4 पेजेस पे क्वेश्चन होगा, वो थोड़े से स्टेप के बाद सॉल्व हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ से V1 और V2 आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने V0 फाइंड करना, तो हम दोनों एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, मैश एनालिसिस भी और नोडल एनालिसिस भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोडल से करते हैं। अगर हमें V0 फाइंड करना है तो इस नोड को आप कह लें V1, इसको कह लें V2, क्योंकि दोनों के वोल्टेजेस हमें नोन है। इसके नहीं नोन, इसको कहते हैं V1, इसके ऑलरेडी 2Vx है, और इसको कहते हैं V2, इसको कहते हैं V3। तो नज़र आ रहा है हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V2 इज 2Vx और V1 की इक्वेशन क्या बन रही है, V1 -6 एंगल 0 डिवाइड बाय 1 प्लस V1 over 1 प्लस और इक्वल टू 4Ix 4Ix ठीक है। इस ब्रांच का करंट होगा। V3 की इक्वेशन क्या बनी, V3 -6 divided by -j1 plus V3 minus V2 which is 2Vx divided by 1 is equal to 4Ix. We know that Ix is equal to Ix का भी डिफाइन है ये, Ix is V3 minus V2 over 1 which is V3 minus V2 and Vx का भी डिफाइन है ये, Vx is equal to V1 with respect to ground, Vx is actually V1। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन 1, 2 और 3, 1 क्या बन जाएगी, V2 is equal to 2V1 because Vx is V1। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 minus 6 angle 0 plus V1 is equal to minus 4 Ix is V3 minus V2। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली V3 minus 6 over minus J1 plus V3 minus 2 Vx is actually V1 to V1 is equal to 4 Ix is V3 minus V2 over 1। अब आप अगर इन इक्वेशंस को देखें तो ये तीन इक्वेशंस हैं जिसमें V1, V2 एंड V3 तीन ही अननोन है। तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन। बेशक सर्किट में दो डिपेंडेंट सोर्सेज थे लेकिन हमने सिंपली
नोडल एनालिसिस से उनकी इक्वेशन लिखी और बाद में हमने डिपेंडेंट सोर्सेज को जिन क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड कर रहे थे उनको डिफाइन किया। जैसे ये आई एक्स पे डिपेंड कर रहा था, आई एक्स को हमने जो हमने नोड वोल्टेज डिफाइन की थी उस टर्म में डिफाइन कर दिया, वो बना V3 माइनस V2 ओवर 1। इसी तरह Vx बना V1 के, क्योंकि V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 ओम का वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है, Vx भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 ओम का वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे पास अब इसमें और सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या है कि आप V2 को 2V1 पुट कर लें, क्योंकि इन दी एंड आपने क्या फाइंड करना है, इन दी एंड आपने फाइंड करना है V0। तो आप V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 पुट कर लें। तो जहाँ पर भी V2 आया उसको सब्स्टिट्यूट कर दें 2V1 से, ठीक है। तो इक्वेशंस और रिड्यूस हो जाएंगी, 2 इक्वेशंस और 2 अननोन रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी V2 आया, आप उसको 2V1 से सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 इक्वेशंस और 2 अननोन रह जाएंगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो V0 है वो किसके इक्वल होगा, V0 विल बी V1 माइनस 6, ये होगा आपका V0। तो जब V1 आप फाइंड कर लेंगे, सिंपल V0 इज V1 माइनस 6। तो क्वेश्चन कितना बड़ा नज़र आ रहा है इस चीज़ को आपने नहीं देखना, वो लिखने के बाद कितना सिंप्लीफाई हो जाता है और ये कैसे ऑब्जर्व करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने कहाँ पे यूज़ करनी है। तो इससे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ओके, आपने V0 फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसको वीडियो को पॉज करें और इसको खुद फाइंड करने की कोशिश करें। तो सुपरपोजिशन थ्योरम मींस वन सोर्स एट अ टाइम। ये वन सोर्स हो गया, सेकंड सोर्स हो गया। तो हमें बताया कि V0 किसके इक्वल होगा, V0 इक्वल होगा V0 1 या V0 डैश प्लस V0 डबल डैश। V0 डैश कैसे आएगा, आप फर्स्ट सोर्स कंसीडर करें पहले। -J1 1 1 6 angle 0 1 ohm, that's it. This is प्लस माइनस V0 डैश। ये सोर्स कहाँ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट हो गया। हमें पता है करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्स इनफिनिट होती है, हम उसको ओपन सर्किट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फाइंड करना है आपने V0, मैच से कर लेते हैं इसे, या मैच से भी आसानी से हो जाएगा। I1 I2, I1 की इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -6 एंगल 0। और I2 की इक्वेशन क्या बनेगी, -J1 I2 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6 एंगल 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनता है, 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -6 एंगल 0। सेकेंड इक्वेशन से क्या बनता है, -I1 प्लस
2 माइनस J1 I2 इज इक्वल टू 6। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगी? इस वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, -2I1 प्लस 4 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू 12। अब 3 और 4 को ऐड कर लें तो क्या रह जाएगा? -I2 प्लस 4 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू 6। तो इससे हमारे पास I2 क्या आ जाएगा? I2 विल बी 4 minus 1 minus J2 and 3 minus J2 is equal to 6। ये बनता है और I2 will be 6 over 3 minus J2। यहाँ से हमारे पास I2 आया। हमने फाइंड क्या करना है? V0 डैश। V0 डैश किसके इक्वल है? V0 डैश इज 1 into I2, so V0 डैश विल बी 6 over 3 minus J2। आंसर कैलकुलेशन कितना है? तो ये हमारे पास आ गया V0 डैश। अब अगर इसी सर्किट को सेकंड सोर्स कंसीडर करें तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं। V0 dash है 1.66 with an angle of 23.6। सेकंड सोर्स कंसीडर करेंगे 4 एंगल 0। मैंने बताया इक्वेशन साथ साथ देखते रहो बीच में। अब V0 डबल डैश फाइंड कर लेते हैं। V0 डबल डैश फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड बेहतर रहेगा? आई थिंक मॉडल कर लेते हैं। ये ऑलरेडी V0 डबल डैश है नोट, और इसको V1 कहते हैं। तो दिस इज V0 डबल डैश, दिस इज V1। V0 डैश को आप कहीं लिख लें, इज इक्वल टू 6 over 3 minus J2 प्लस V0 डबल डैश फाइंड करते हैं। इसमें अगर हम नोडल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? V0 डबल डैश की इक्वेशन क्या बनेगी? V0 डबल डैश माइनस V1 over 1 प्लस गेन V0 डबल डैश माइनस V1 over 1। इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? 4 हो जाएगा प्लस V0 डबल डैश over 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इनकमिंग करंट -4 इक्वल्स टू 4 एंगल 0। तो ये क्या बन गया? 3V0 डबल डैश माइनस 2V1 इज इक्वल टू 4 एंगल 0 डिग्री। V1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? V1 माइनस V0 डबल डैश प्लस V1 माइनस V0 डबल डैश प्लस V1 और माइनस J1 इज इक्वल टू 0। 3 ब्रांचेस का करंट लिख लिया तो ये क्या बन जाएगी? -2V0 डैश प्लस 2 minus 1 over J1 V1 is equal to 0। तो ये दो इक्वेशंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
दो अननोन है वी नॉट डैश, वी नॉट डबल डैश और 2 और v1। तो इससे हमारे पास वी नॉट डबल डैश आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू आती है उसको हम इधर ऐड कर लेंगे। हमारा टोटल वी नॉट यूजिंग सुपरपोजिशन क्या होगा, जो हमने वी नॉट डैश यूजिंग दिस सोर्स कैलकुलेट किया प्लस वी नॉट डबल डैश यूजिंग करंट सोर्स हमने कैलकुलेट किया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वी नॉट डबल डैश आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है, सुपरपोजिशन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, जस्ट आपका रिवाइज हो रहा है सुपरपोजिशन, और बस चेंज क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं। इसी तरह अगर इसी सर्किट को हम मेश से सॉल्व कर लें, तो इसको हम मेश एनालिसिस से सॉल्व करें I1, I2, I3। तो अगर इसको हम मेश से सॉल्व करें तो I1 की इक्वेशन क्या बन जाती है, 2I1 minus I2 is equal to -6। I2 की इक्वेशन क्या बन जाती है, -I1 प्लस 1 minus J1 I2 ये साथ I2 और I3 सॉरी सुपर मैश बन रहा है। I2 और I3 में क्योंकि करंट सोर्स कॉमन आ गया तो हम सुपर मैश की इक्वेशन लिखेंगे, I2 और I3 की कॉमन इक्वेशन लिख लेंगे। तो वो क्या बनेगी, एक तो बन जाएगी I3 minus I2 is equal to 4 एम्पेयर यूजिंग KCL। दूसरी कॉमन इक्वेशन हम लिख लेते हैं, तो कॉमन इक्वेशन इसकी बनेगी -I1 प्लस 1 minus J1 I2 प्लस I3 is equal to 6 एंगल 0। तो ये तीन इक्वेशन हैं और तीन ही अननोन है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल के हमें बेसिकली V नॉट चाहिए, तो I3 हमारे पास आना चाहिए। तो I2 को इन टर्म्स ऑफ I3 लिख लें, फिर क्या हो जाएगा, I2 इज I3 minus 4। और इसी तरह इसको इन टर्म्स ऑफ I2 लिख लें, तो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, I1 will be -6 plus I2 over 2, that will be 3, and ये हो जाएगा I2 is equal to I3 minus 4 एंगल 0। अभी थर्ड इक्वेशन में I1, I2, I3 की वैल्यू पुट कर दें, सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ I3 आ जाएगी। तो V नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, V नॉट विल बी इक्वल टू 1 into I3। सुपरपोजिशन हो गया, और इसको आप लूप से भी कर सकते हैं, इसको आप नोडल से भी कर सकते हैं। लूप एनालिसिस करने का फायदा क्या होता है कि अगर आपको सुपर मैश क्लियर नहीं है तो आप सुपर मैश अवॉइड कर सकते हैं। बस आपने देखना ये होता है कि करंट सोर्स में से दो करंट पास ना करें, आप तीन ही करंट डिफाइन करेंगे, लेकिन ऐसे लूप सेलेक्ट करेंगे कि एक करंट सोर्स में से
दो करंट पास ना करें। तो थर्ड नोडल भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसको हम नोडल से सॉल्व करें तो ये कैसा होगा। लेट्स से ये ग्राउंड है V1, V2 एंड V3। तो फ़ायदा ये हो सकता है अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो थोड़ा चेंज करें कन्वेंशन से। हम इस ग्राउंड ले लेते हैं, दिस इज ग्राउंड। तो ये हो गई V1, V2 और V3 की हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 6 वोल्ट, ठीक है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अननोन है V1 और V2। तो V1 की इक्वेशन क्या बनेगी, V1 माइनस V2 ओवर माइनस J1 प्लस V1 माइनस 6 एंगल 0 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 4 एंगल 0। ये होगी V1 की। V2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, V2 ओवर 1 प्लस V2 माइनस V1 ओवर माइनस J1 प्लस V2 माइनस 6 ओवर 1 इक्वल टू 0, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने ये इक्वेशन लिख ली। तो जब V1 और V2 आ जाएगा हमारे पास, तो V0 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ, V0 हमारा होगा V0 इज इक्वल टू 6 माइनस V1, ठीक है। V0 विल बी 6 माइनस V1। माइनस V1 माइनस V0 प्लस 6। अगर आप देखें V1 क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वोल्टेज V1 है, ये V1 है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 6 है और ये V0 है। तो अगर आउटर लूप पर हम KVL लगाएं तो क्या बनता है, माइनस V1 माइनस V0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो V0 किसके इक्वल बनता है, V0 इज 6 माइनस V1, ठीक है। ये बेसिकली KVL लगाना है। तो यहाँ से हमारे पास V1 और V2 आ जाएंगे। बेसिकली हमें V1 चाहिए, V1 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास V0 आ जाएगा। तो ये कन्वेंशन से हट के हमने ग्राउंड लिया है, तो उसके लिहाज से इक्वेशंस भी चेंज होगी। तो ग्राउंड आप किसी भी नोड को ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राउंड चेंज हो जाए तो आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है। आप सारी वोल्टेजेस जो डिफाइन करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं, जो आप खुद से डिफाइन करते हैं नोड की। तो ये V2 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, V1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली किरचॉफ लॉज देखे हैं। इसमें हमने नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और सुपरपोजिशन थ्योरम देखा है। तो इस लेक्चर का छोटा सा पार्ट रहेगा जिसमें हम सोर्स एक्सचेंज डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम्स देखेंगे कि
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो कैसे यूज़ होंगे। ठीक है, बेसिकली आप थ्योरम तो चेंज नहीं कर सकते, थ्योरम तो वैसे ही यूज़ होंगे जैसे BEE में आपने यूज़ किए हैं, लेकिन क्या चेंज आता है अगर AC स्टेडी स्टेट एनालिसिस आप कर रहे हों, तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ज़्यादा इशू आता है, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया इस लेक्चर में तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बस इंफॉर्मेटिव ही होगा, मींस बहुत सी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट आपने ले लिया जो कि आपको आ जाना चाहिए, लेकिन स्टिल हम इस पर एक और लेक्चर रखेंगे जिसमें हम थेवेनिन एंड नॉर्टन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि इसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आपने इन लॉज को कैसे अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा पावर का है, तो उसमें भी डेफिनेटली ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिपीट होंगे। तो 8-9 चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है। ये जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ये 8 और 9 चैप्टर में आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी असेसमेंट की प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने करवाए हैं जहाँ तक पढ़ा है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाए।